I'm Lucy and I hope you all be happy and healthy. तो आज मैं आपको मॉडल वर्ब पढ़ाने जा रहा हूँ। मॉडल वर्ब को जानने के लिए आपको सबसे पहले तो वर्ब से जान लेना होगा कि वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब्स आपको पता होगा कि वर्ब्स जो भी एक्शन हम करते हैं दिन में अपनी डेली लाइफ में वो वर्ब्स होते हैं, जैसे उठना, सोना, जागना, खाना, पीना, दौड़ना आदि। गोइंग, गो, ईट, डू, लिसन, से एंड जंप एटसेट्रा। तो ये जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स चार तरह की होती हैं, चार काइंड से बांट दी गई हैं। ये कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब जिनके बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया है। उसके बाद ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जिन्हें हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें सिंपल लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे। उसके बाद होती है मॉडल्स, फिर होती है लिंकिंग वर्ब्स होती है। तो पहले इन चारों को जानेंगे, उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडल्स है, फिर मॉडल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेन वर्ब्स। मैंने आपको बताया है कि जो भी डेली लाइफ में एक्शन को हम परफॉर्म करते हैं, जो भी एक्ट हम परफॉर्म करते हैं वही मेन वर्ब्स होती है। सेंटेंस में मेन वर्ब का अहम रोल होता है। आपको पता है कि मेन वर्ब से ही सेंटेंस बनती है, लेकिन मेन वर्ब्स के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरीज और मॉडल्स आदि का भी रोल अपना अपना होता है। तो अभी सबसे पहले हम जानेंगे ऑक्सिलरी। मेन मैंने आपको बताई है। अब ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब जिनकी ये इसके नाम से ही लगा है कि उसकी हेल्प से सेंटेंस बनता है, जिसकी हेल्प से सेंटेंस फॉर्म होता है, बनता है, उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे सिर्फ गोइंग के अलावा तो देखिए ये तो मेन वर्ब है गोइंग, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है, वो जा रही है। तो इनसे हमें पता चलता है कि बात जो हमने कही है, जो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो कौन से टेंस में कर रहे हैं। अगर ये ना हो तो पता ही नहीं चलेगा। अब अगर मैं यहाँ वॉज लिखूं तो ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है और ये पास्ट कंटिन्यूअस की। तो इनसे हमें पता चलता है, हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है कि जो कन्वर्सेशन जो हम बात कह रहे हैं, जो स्पीच हमने बोली है, वो हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं या फ्यूचर की कर रहे हैं या प्रेजेंट की कर रहे हैं। तो ये हम मैंने आपको अभी बताया है, इससे पता चलता है इनकी सहायता से वाक्य बनते हैं, इनकी हेल्प से। इसलिए इनको सिंपल लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद देखते हैं मॉडल्स। मॉडल्स तो आज टॉपिक है, वो तो बाद में पढ़ेंगे। उसके पहले लिंकिंग वर्ब देख लेते हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स को देखने के लिए हम यहाँ लिखते हैं हाँ। तो सॉरी, मैं बात कर रहा था लिंकिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब हमने समझ ली है। अब मॉडल्स का मैंने कहा कि आज टॉपिक है, तो मॉडल्स को इन डिटेल्स में समझेंगे सबसे बाद में। तो इसके पहले हम लिंकिंग वर्ब को जान लेते हैं। मैंने कहा ये देखिए, ये जो चीजें मार है, ये फर्स्ट वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब का काम यहाँ कर रही है, लेकिन यही लिंकिंग वर्ब भी हो जाती है। कैसे? कि जब लिंकिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को एक दूसरे से लिंक करती है, जोड़ देती है। जैसे सी इज वेल सुंदर है। तो सी ब्यूटीफुल, सी सब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ डिस्क्राइब किया है, जिसके बारे में बताया है, वेरी सब्जेक्ट। और ये कंप्लीमेंट जिसकी हेल्प से वाक्य कंप्लीट होता है, पूरा होता है, उसको कंप्लीमेंट कहते हैं। तो ये तो सब्जेक्ट और ये कंप्लीमेंट, इसको हिंदी में पूरक भी कहते हैं, जो सेंटेंस को पूरा करता है। तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को जोड़ रही है
इज, तो शी इज ब्यूटीफुल, शी वॉज ब्यूटीफुल, ये देखिए दोनों यूज हो गए यहाँ पे। तो जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक करेंगे, जोड़ेंगे, उनको लिंकिंग वर्ब। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या मेन वर्ब, ऑक्सिलरी और लिंकिंग वर्ब। अब इन डिटेल से समझते हैं मॉडल्स को, जिसका टॉपिक है। तो अभी आपने 3 वर्ड समझे, आज मॉडल समझते हैं। आपने समझा कि किस वर्ब को क्या कहते हैं, क्या डेफिनेशन। और मॉडल्स उन्हें कहते हैं जो सेंटेंस में मोड क्रिएट करते हैं। मोड यानी सेंटेंस का भाव बताते हैं कि सेंटेंस किस तरह से बना है, सेंटेंस की क्रियाविधि क्या है, मोड क्या है, उसमें किस तरह से जो बात हमने कही है, जो स्पीच है, स्टेटमेंट, किस तरह से, किस टेंस की तरफ इशारा कर रहा है, तो उसे मॉडल्स कहते हैं, जो मोड क्रिएट करते हैं सेंटेंस में। तो मॉडल्स होती हैं कैन, कुड, में। अभी आप ध्यान से समझेंगे, माइट, विल, वुड, नीड, डेयर, और टू। ये कोड के साथ में टू जरूर लगेगा। इस तो हो गया था, नहीं हुआ। और सैड, ये मॉडल्स होती हैं। अब इन सभी के यूजेस समझेंगे, सभी के प्रयोग किस तरह से हैं। तो कैन कैपेबिलिटी, तो कैन बताता है कैपेबिलिटी, सामर्थ्य, फिजिकल कैपेबिलिटी, कि किसी कार्य को करने के लिए कोई व्यक्ति कैपेबल है या नहीं है फिजिकली, उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि नहीं है। हाँ, अभी आप समझ गए होंगे क्यों कैपेबिलिटी हो गया। तो कैन का मतलब कैपेबिलिटी, जो कैपेबिलिटी बताती है कि किसी व्यक्ति कोई कार्य को कर सकता है। तो हिंदी में इसको सकता है भी कहते हैं, सकना, क्योंकि प्रेजेंट में इसका यूज होता है। जैसे महेश कैन राइट लेटर। महेश एक पत्र लिख सकता है, महेश कैन राइट लेटर। सो महेश हैज कैपेबिलिटी टू राइट a letter, he has strength to write a letter। तो महेश लिख सकता, उसकी मर्जी है, वो लिख सकता है या नहीं लिख सकता, उसमें कैपेबिलिटी है। तो ये कैन का यूज हो गया। अब कुड का यूज करते हैं, इसी का ही पास्ट फॉर्म, इसी का ही पास्ट में यूज होता है, ये प्रेजेंट में यूज होता है कैन, कुड पास्ट में। जैसे सेम वाक्य अगर हम लिखें तो महेश कुड राइट, महेश एक पत्र लिख सकता था इन पास्ट में। तो सेम मीनिंग है। महेश के पास यहाँ भी कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, टू डू एनीथिंग, टू डू समथिंग, कुछ कार्य करने की सामर्थ्य रखता है, वो करे ना करे, लेकिन सामर्थ्य उसमें है, कर सकता है कि नहीं कर सकता। यहाँ कर सकता था हो गया, क्योंकि पास्ट में, इसके पास नहीं होता है। अब देखते हैं मेन। दोनों का जो अगर हिंदी अब देखें तो दोनों में सकना होता है, सकता है। जैसे मैं कहूं कि इट में आप बारिश हो सकते हैं, बारिश होने की पॉसिबिलिटी है। तो आपने देखा कि मे मतलब पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट टेंस,
प्रेजेंट टेंस में पॉसिबिलिटी दिखाता है नहीं कि बारिश हो सकती है, नहीं पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें सामर्थ्य की कोई बात नहीं हम कर सकते कि बारिश में होने की सामर्थ्य है या नहीं है, ऐसा नहीं है। बारिश होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, तो पॉसिबिलिटी बताता है मे, और पास्ट में भी पॉसिबिलिटी बताएगा माइट। तो माइट में पॉसिबिलिटी इन पास्ट, ये पास्ट के लिए पॉसिबिलिटी बताएगा माइट, इसी का पास्ट फॉर्म है। तो जैसे एक माइट वेन यस्टरडे, कब बारिश हो सकती थी, इट माइट रेन यस्टरडे, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी इन्होंने पास्ट टेंस में दिखाई है। उसके बाद बात करते हैं विल और वुड की। ये फ्यूचर आपको तो पता ही होगा, फ्यूचर में यूज होता है। जैसे he will go to market, वह मार्केट में जाएगा। ये आपने पढ़ के रखे होंगे प्रीवियस क्लासेस में, तो he will go to market। और अगर ये बात हमें पास्ट में कहनी है, पास्ट में, तो जैसे आपने नरेशन पढ़ा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं स्पीचेस की बात कर रहा हूँ, तो जैसे उसमें रानी said to मीरा I shall go today। तो रानी told मीरा that she should go the next day। तो जैसे बच्चे सेल का शुरू हो गया, तो जैसे विल का गुड हो जाता है पास्ट टेंस में। दूसरा सेंटेंस लिख सकता हूँ कि समीर अकबर she will do it। अब ये अकबर से कहा कि she will do it, मैं इसका तो कर लेगी। तो समीर told अकबर that, तो विल का पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, गुड। डू इट या डू दैट हो सकता है। ये हो गया विल और गुड, साथ में सेल और शुड भी हो गया। विल और सेल का सेम मीनिंग है, दोनों फ्यूचर में यूज होते हैं, लेकिन इनके भी नियम हैं, इनके भी रूल्स हैं। तो विल होता है आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ में सेल होता है, और सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी अदर्स। प्रोनाउंस एंड नाउन्स के साथ में विल का प्रयोग होता है। मैंने कहा आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में सेल का प्रयोग, और अदर प्रोनाउंस या कुछ नाउन्स के साथ में विल का प्रयोग। बट अगर कहीं सर्टेनिटी
जरूरी निश्चितता हो, जरूरत जैसे कहते हैं वो हो, तो इसको आप क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस से मैंने मतलब आपको समझाने के लिए मैंने इस वर्ड का यूज किया है क्रॉस का, कि आप इस तरह से क्रॉस कर देंगे। ऐसी स्थिति में जैसे इन्होंने लिखा है कि मोनू विल राइट लेटर। मोनू एक पत्र लिखेगा, तो मोनू ये थर्ड पर्सन हुआ, तो इसकी जो हिंदी में अगर कहूँ मोनू एक पत्र लिखेगा, और अगर मैं यहां लिखूं मोनू शहर, ये देखिए थर्ड पर्सन के साथ ही साइड पे आ गया, तो इसकी थोड़ी हिंदी मिल जाएगी, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसमें कंपल्सन आ गया कि जरूर लिखेगा। अगर मैं इसकी हिंदी लिखकर ही समझाना पड़ेगा, मोनू एक पत्र अवश्य लिखेगा। इसके लिए हमने क्या किया, वर्ड चेंज कर दिया, ये मॉडल चेंज हो जाएगा। इससे कि आई और वी के साथ में तो सेल लगता है वैसे तो, लेकिन आई और वी के साथ में विल हो जाएगा अगर इस तरह की स्थिति। जैसे जरूरी कोई काम करना है कि जरूर करूंगा, कोई बात करने के लिए बाध्य हो कि करना ही पड़ेगा, कंपेल्ड हो, मजबूर हो कि करना ही पड़ेगा। जैसे रंजीत रंजीत को पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए है कि रंजीत को पढ़ना पड़ेगा। रंजीत थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ सेल जो हुआ है तो रंजीत को पढ़ना ही पड़ेगा यानी कंपेल्ड है, मजबूर है पढ़ने के लिए। तो ये हुआ सेल, शुड और विल का प्रयोग। लेकिन वुड का प्रयोग इससे ज्यादा एक और होता है कि किसी कार्य को पोलाइटली पूछने के लिए, जैसे would you please या would you give me your bike, प्लीज भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते यहाँ पर। तो would you give me your bike, क्या आप मुझे अपनी बाइक देंगे। तो वुड का प्रयोग यहाँ पे होता है कि पोलाइटली किसी को प्रार्थना या निवेदन करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप वुड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वुड का प्रयोग कितना पोलाइट होगा, कितना पोलाइट नहीं माना जाता जितना कि वुड का समझा जाता है। जैसे वुड यू गिव मी, सेम है योर बाइक। तो फुड और वुड का प्रयोग किसी बात को पोलाइटली किसी से निवेदन करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं नीड और डेयर को बात में समझाता हूँ, क्योंकि इनको सेमी मॉडल दिखा जाता है। तो जो हमारा रह जाता है शुड, ये चार मॉडल्स हमारे रह गए थे, अब इन्हें देखते हैं। तो शुड और मैंने कहा कि और के साथ टू उपयोग जरूर करते हैं। तो शुड और टू उपयोग दोनों का जो प्रयोग है वो चाहिए के लिए होता है कि कोई कार्य करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो शुड का प्रयोग बहुत सिंपल है कि किसी भी कार्य के लिए, जैसे you should go to
कि आपको काम के लिए पुटिंग आना चाहिए। तो ये तो सामान्य अर्थों में ये जो मीनिंग बेस का प्रयोग होता है उनका, मगर ऑटो में जो प्रयोग है वो मोरल ड्यूटीज के लिए किया जाता है। मोरल ड्यूटीज यानी नैतिक जो हमारे फर्ज होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यू और टू, यू और टू ओबे योर पेरेंट्स, कि आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी ही चाहिए। तो ये नैतिक अर्थ में हुआ है, मतलब माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए। तो ये है हमारी मोरल ड्यूटी, ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि माता पिता का आज्ञा की आज्ञा माननी चाहिए। तो इसलिए ये इनमें डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग एक जैसा है। ये जितनी मैंने मॉडल समझाई है इन सभी का जो यूज है वो मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको। इसके बाद ये निगेटिव में प्रयोग होती है, इंट्रोगेटिव प्रयोग होती है, तो वो भी बताऊंगा। हैप्पी मूवी तरह का प्रयोग होता है। तो अभी सो और टू हो गया। अब लेते हैं नीड और डेयर को। मैंने कहा था कि नीड और डेयर को सेमी मॉडल कहते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग एज ए मॉडल भी होता है और एज ए मेन वर्ब भी होता है, इसलिए इनको सेमी मॉडल भी कहा जाता है। अब नीड का प्रयोग देखिए, जरूरत या आवश्यकता के लिए होता है, और डेयर का जो मतलब है वो होता है कि साहस के लिए या हिम्मत के लिए। जैसे यू नीड पेन, आपको अभी एक पेन की जरूरत है या आपको पेन की जरूरत नहीं है, अगर नेगेटिव में उसका प्रयोग करना होता है तो यू नीडेड द पेन, यू नीडेड द पेन नाउ। तो नीड का प्रयोग आपने समझा कि आपको एक पेन की जरूरत है या आपको पेन की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने कहा कि इसका जो इसको एज ए मेन वर्ब प्रयोग करेंगे नीड को, कि डू यू नीड, क्या आपको पेन की जरूरत है, तो इसका प्रयोग हमने एज ए मेन वर्ब किया है। ओके, अब इसी तरह से साहस का डेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने सेंटेंस सुना होगा कि हाउ डेयर यू गो देयर, कि आपने वहां जाने का साहस, वहां जाने की हिम्मत कैसे की, इस प्रकार की हाउ डेयर यू। तो डेयर हाउ डेयर यू के बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे he dares go Mumbai, वह मुंबई अकेले जाने का हिम्मत रखता है, कर देता है। he dares go मुंबई alone। तो dares के बाद में टू का प्रयोग नहीं होता है, dares को डायरेक्ट होता है। ठीक, तो ये थे मॉडल। अब इनका प्रयोग कैसे होता है, मैं एक मॉडल का प्रयोग करके दिखाता हूँ कि इनका जो यूज है वो सभी तरह के सेंटेंस में, मैंने कहा जैसे नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में सभी में यूज होता है। सबसे पहले कैन का प्रयोग करके दिखाते हैं। जैसे कैन है तो यू कैन बाई, आप एक नई गाड़ी खरीद सकते हैं, ये पॉजिटिव हुआ। इसका नेगेटिव यू कैन बाय नहीं खरीद सकते, ये नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप होता है, सेकंड टाइप होता है। फर्स्ट टाइप में होते हैं जो कि किसी मॉडल या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और सेकंड टाइप में होते हैं जो कि डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे पहले फर्स्ट टाइप बनाते हैं तो कैन क्वेश्चन मार्क, कैन यू बाय अ कार, क्या आप एक नई गाड़ी खरीद सकते हो। क्या नहीं खरीद सकते, कैन यू नॉट बाय न्यू कार। मैंने बस सेकंड टाइप इंटीग्रेटेड जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, डबल टाइप क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जैसे वाई
कैन यू बाय इट, आप एक नई गाड़ी क्यों खरीद सकते हैं, वाई कैन बाय न्यू कार। तो सभी मॉडल्स का उपयोग इस तरह से होता है। अब आप एक घर पे प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगा, इनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, या आपके पास ग्रामर है तो उसमें से मॉडल का टॉपिक फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे, फिर उसका जो एक्सरसाइज है उसे सोल्व करके मेरे पास सेंड करेंगे, मैं आपकी एक्सरसाइज को करेक्ट करूँगा। उसके बाद कल फिर सीखते हैं।